हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो फर्स्ट सेकंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, जिसका नाम है बहुलक, जिसे कहते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमर किसे कहते हैं? बहुलक उच्च अणुभार युक्त वाले यौगिक जो अनेक एक या एक से अधिक प्रकार के कम अणुभार वाले छोटे छोटे अणुओं के सहयोग से मिलकर बना होता है। मतलब छोटे छोटे अणु मिलकर एक बहुत बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, एक बहुत बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द से मिलकर बना हुआ है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। मतलब पोली और मेरोस। पोली का अर्थ होता है बहुत और मेरोस का अर्थ होता है इकाई। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी इकाई मिलकर बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं बहुलक। वे सरल अणु जो संयुक्त होकर बहुलक बनाते हैं उसे एकलक कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि बहुलक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको पूछे तो आप बताओगे एकलक है। किसी भी पॉलीमर में अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछे तो आप एकलक होगा। जैसे आपने देखा होगा एक कोई माला बनी होती है, मोतियों की एक माला है, मोतियों की एक माला है, तो उस माला में एक जो छोटा मणका है, एक छोटा जो कण है, वह क्या कहलाएगा? एक एक जो कण मिलकर बना हुआ है वह कहलाएगा एकलक। सबसे छोटी यूनिट जो है वह कहलाएगी एकलक, जिसे कहते हैं मोनोमर। और ये मोनोमर्स यूनिट जो हैं, ये मोनोमर इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी एक यूनिट्स का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमर, उसे कहते हैं पॉलीमर। तो हमने इतना पढ़ा। और दूसरा बताया है कि पॉलीमर ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से लिया गया है, एक तो पॉली और मर्स। पॉली का मतलब होता है यूनिट्स जो है आपका, पॉलीमर्स मतलब बहुत मेनी, और मर्स का मतलब होता है इकाई, यूनिट्स मतलब बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर बनी होती हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें एकलक आपस में जोड़कर बहुलक बनाते हैं उसे कहते हैं बहुलीकरण, मतलब पॉलीमराइजेशन। मतलब बहुलक बनाने की जो प्रक्रिया है वही मेरा बहुलीकरण कहलाता है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, एथीन था मेरा, और एथीन की जब बहुलीकरण प्रक्रिया हुई तो मुझे पॉलीथीन का निर्माण हुआ। मतलब ये एथीन बहुलक एक एथीन एकलक था। मतलब एन मतलब बहुत सारी इकाइयाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत सारी हो सकती है, एक हो सकती है, हज़ारों लाखों हो सकती है। जब ये सारी यूनिट्स आपस में मिलकर जिस बहुलक का निर्माण किया उसे कहते हैं पॉलीएथीन। पॉली का मतलब ही पहले बता दिया, बहुत सारी। तो समस्त बहुलक, एक स्पेशल पॉइंट लिखा है, समस्त बहुलक वृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, किंतु समस्त वृहद अणु बहुलक नहीं होते, क्योंकि बहुलकों में एकलकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे क्लोरोफिल एक वृहद अणु है किंतु बहुलक नहीं। मतलब समस्त बहुलक जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जो जितने भी पॉलीमर्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन समस्त वृहद अणु बहुलक नहीं हो सकते। मतलब जितने भी बड़े यूनिट्स हैं उसको बहुलक नहीं कह सकते। अर्थात ये कि बहुलक जो होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स नहीं कह सकते। ये आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू या रॉन्ग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मतलब जैसे क्लोरोफिल एक वृहद अणु है, एक बड़ा बिग अणु है, लेकिन किंतु बहुलक नहीं है दोस्तों। अब हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारा दूसरा जो पॉइंट है हमारा बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। मतलब अपन जो बहुलक पढ़ रहे हैं उसको क्लासिफिकेशन किया गया। पहला है उद्गम या स्रोत के आधार पर, मतलब ओरिजिन एंड सोर्सेस के आधार पर हम पॉलीमर को 3 टाइप्स में बांटा है। पहला है प्राकृतिक बहुलक, दूसरा है संश्लेषित बहुलक, और तीसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वह बहुलक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे हो गया, हमारा जीव जंतु हो गया, मतलब ये प्राकृतिक बहुलक होता है। जैसे हमारा न्यूक्लिक अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचर से प्राप्त होते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप्स बांटा हुआ है वो है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक बहुलक जो हमें संश्लेषित मतलब लैब में निर्माण होता है, कृत्रिम मानव के द्वारा निर्माण होता है, इसे कहते हैं संश्लेषित बहुलक। जो संश्लेषण के द्वारा, जैसे आप जानते हैं नायलॉन 66, नायलॉन 66 है, डेक्रोन है, ये कहीं कहीं हम जानते हैं लैब में इनका निर्माण होता है। और थर्ड जो इसका टाइप बांटा हुआ है अर्ध संश्लेषित बहुलक, जिसे कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब ऐसे पॉलीमर जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें मॉडिफाइड करके, रूपांतरित करके, या कह सकते हैं और अधिक उपयोगी बनाकर हम इनका उपयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। जैसे आपका वल्नीकृत रबड़, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, वल्केनाइज्ड रबड़, ये इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा जो टाइप बांटा है बहुलकों का वर्गीकरण वह है संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर बहुलकों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 टाइप्स का किया गया है। रेखीय श्रृंखला बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक, और तीसरा है क्रॉस बंधित बहुलक। रेखीय जिनकी संरचना नाम से पता चल रहा है, लीनियर स्ट्रक्चर होगी तो वह रेखीय बहुलक कहलाएगा। जबकि शाखित श्रृंखला बहुलक जिनमें ब्रांचड मतलब
जो शाखा है उसके साइड में और दूसरी शाखा जो निकलेंगी वह कहलाएगी शाखी श्रृंखला बहुलक। और थर्ड है क्रॉस बंधित, जिनमें क्रॉस लिंकेड बॉन्ड पाया जाएगा वह कहलाएगा क्रॉस बंधित बहुलक। अब थर्ड जो टाइप्स बताया वह संश्लेषण के आधार पर, योगात्मक बहुलक और संगनन बहुलक। योगात्मक जिसमें एडिशन पॉलीमर होगा, है ना, तो योगात्मक बहुलक कहलाएगा। जबकि संगनन में क्या होगा, छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनका क्या होता है, विलोपन होता है, मतलब बाहर निकलते हैं। और जो फोर्थ टाइप हमारा बांटा हुआ अभिक्रिया की जो क्रियाविधि के आधार पर उसको टू टाइप्स में बांटा। एक तो श्रृंखलागत बहुलीकरण जो है चैन पॉलीमराइजेशन बताया, और स्टेप चरणगत बहुलीकरण, जो स्टेप के आधार पर जब चरण श्रृंखला बनेगी, अपन जिस तरह के स्टेप बनाएंगे तो उसमें देखेंगे लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है, उससे श्रृंखलागत बहुलीकरण कहते हैं। और दूसरा है चरणगत बहुलीकरण जिसमें स्टेप ज़्यादा होंगे। और आगे जो बहुलीकरण का वर्गीकरण किया गया है वह आणविक बल के आधार पर, आणविक बल के आधार के पर 4 टाइप्स बांटे हुए, प्रत्यास्थ, रेशे, ताप शून्य में और ताप दृढ़। प्रत्यास्थ जो होते हैं इलास्टोमर्स जानते हैं, इनको खींचने पर, है ना, इनकी प्रत्यास्थता कम होती है, फिर उसको सल्फर मिलाते हैं तो इनकी प्रत्यास्थता और बढ़ जाती है। रेशे जो फाइबर्स होते हैं इनकी प्रत्यास्थता कम होती है। ताप शून्य में जानते हैं आप नॉर्मल, अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, इसको अपन और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ताप शून्य में जिसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, वे प्लास्टिक जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, इसे ताप शून्य में प्लास्टिक कहते हैं। जबकि ताप दृढ़ प्लास्टिक वह प्लास्टिक होगा जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। और एक लोगों की प्रकृति के आधार पर जो अंतिम हमारा वर्गीकरण किया गया है वो 2 टाइप से किया, समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक वह बहुलक होगा जो एक समान यूनिट्स जब होंगी, एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होंगी तो इसे समबहुलक कहेंगे। होमोपोलीमर मतलब जैसे एथीन है, तो जैसे एथीन मिलकर किसका निर्माण करता है, पॉलीथीन का निर्माण करता है। ऐसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पीवीसी का निर्माण होता है। तो इस तरह एक ही प्रकार की एकलक इकाई होंगी तो सम मतलब समान इकाइयाँ। जबकि सहबहुलक मतलब कोपोलीमर या हेट्रोपोलीमर कहते हैं, जब एकलक इकाइयाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं तो इसे कहते हैं सहबहुलक। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ऊपरी तरह पूरा एक तरह का बहुलकों का वर्गीकरण हमने स्टडी किया, और अब हम इसका डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा जो बांटा हुआ उद्गम या स्रोत के आधार पर, पहला है प्राकृतिक बहुलक। दोस्तों नाम से पता चल रहा है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल और बहुलक का मतलब पॉलीमर, मतलब वे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति मतलब पादप व जंतु से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ये बहुलक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। जैसे उदाहरण के देखेंगे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड किससे मिलकर बना होता है, स्टार्च और सेलुलोज होता है। ऐसे प्रोटीन, ये अल्फा एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं, जैसे रुई, चमड़ी। अब रुई, चमड़ी ये सारी कहाँ से प्राप्त होती है, हमें नेचर से प्राप्त होती है। थर्ड है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल मतलब डीएनए व आरएनए। ये विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स जैसे आरएनए व डीएनए से मिलकर बना होता है। पर जैसे एक और एग्जाम्पल और दिया है प्राकृतिक बहुलक का, वो है प्राकृतिक रबड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जो पूछा जाता है प्राकृतिक रबड़ के बारे में पूछा जाता है, कि इसके बारे में स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बहुलक होते हैं। असंतृप्त मतलब, संतृप्त का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड, जबकि असंतृप्त का मतलब होता है डबल ट्रिपल बॉन्डेड हो, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं हो तो उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन भी कहलाता है। ये रबड़ के पेड़ों के लेटेक्स मतलब दूध से, दूध जैसा पदार्थ होता है जिसे लेटेक्स से प्राप्त होते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, प्राकृतिक रबड़ किससे, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन का मतलब होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। जब 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन देखेंगे स्ट्रक्चर 1 2 3 4, तो 2 पर यहाँ पर जैसे नामकरण करेंगे 1 2 3 4, 2 पर कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो कहलाएगा 2-मिथाइल। 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है मतलब इन है, तो इसे कहेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन, मैथ एथ प्रोप ब्यूटा, तो ब्यूटा और डाइन, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। जब इसमें पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलीकरण होगा, मतलब बहुत सारी यूनिट जब जुड़ेंगी तो पॉली आइसोप्रीन का निर्माण होगा जो नेचुरल रबड़ होता है। इसी तरह एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है, पॉलीसैकेराइड स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल जो जैविक प्रक्रमों में पादप व जंतुओं में संचालित होते हैं, जैव बहुलक कहते हैं, मतलब बायोपॉलीमर। मतलब वे जो जैविक प्रक्रमों में काम आते हैं, पादप व जंतु संचालित करते हैं, उन्हें कहते हैं जैव बहुलक। तो दूसरा जो हमने पहला हमारा प्राकृतिक बहुलक था उसको हमने डिफाइन कर पूरा अच्छे से समझा। अब आता है हमारा संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर। तो जैसे फर्स्ट सेकंड एग्जाम में हम यहाँ महत्वपूर्ण जो देख रहे हैं, हमारा सीधा एग्जाम्पल पूछेगा सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो नहीं तब बता सकते हैं जब आपको है पता हो, मतलब 4 ऑप्शन में 3 पता हो तभी आप
चौथा जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो सिंथेटिक पॉलीमर का नाम से पता चल रहा है, सिंथेटिक मतलब जिनका निर्माण हम प्रयोगशाला में लैब में कर रहे हैं, इन्हें कहते हैं संश्लेषित बहुलक। उदाहरण के लिए आपका है संश्लेषित रबर, मतलब ऐसा रबर जो जैसे प्राकृतिक बहुल रबर तो अलग चीज़ें है ना, ये संश्लेषित मतलब सिंथेटिक रबर जैसे नियोप्रीन और ब्यूना एस। आगे हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन से मिलकर बना होता है, ये ब्यूनाएस 1,3-ब्यूटाडाइन व स्टायरीन से मिलकर बना होता है। इसी तरह नाइलॉन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी, टेलिन और टेफ्लॉन, ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर है। और थर्ड है हमारा अर्ध संश्लेषित बहुलक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, मतलब जो बनते हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जो नेचर से प्राप्त होते हैं जिन्हें रासायनिक रूप से परिवर्तित किया जाता है, मतलब केमिकली इन्हें मॉडिफाइड किया जाता है, उसे कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक। उदाहरण के लिए हमारा है वल्कनीकृत रबर है और सेल्यूलोज डाइएसिटेट है। उसी टाइप हमारा जो फर्स्ट टाइप था उद्गम या स्रोत के आधार पर वो कंप्लीट हो गया क्लासिफिकेशन। दूसरा जो हमारा है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर उनको जो फर्स्ट बांटा हुआ है रेखीय श्रृंखला बहुलक, लीनियर चेन जो पॉलीमर है उनके, तो उसको क्या कहते हैं, वे बहुलक जिनमें एकलक इकाई आपस में रेखीय संरचना श्रृंखला में जुड़ी थी। जैसे आपको दिख रहा है ये पॉलीमर पूरा लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक के ऊपर एक परतनुमा संरचना दिख रही है आपको, और इस तरह संकुलित हो जाती हैं कि पता ही नहीं चलता, बिल्कुल लेयर बाय लेयर। इसलिए इनका जो घननांक व कवंधनांक होगा वह हाई होगा, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर अपनी श्रृंखला आपस में जुड़ी रहती हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है ये रेखीय बहुलक अच्छी तरह से संकुलित हो जाती है, मतलब आपस में जुड़ जाती हैं, अतः इनका घनत्व उच्च होगा व उच्च तनन शक्ति होगी, मतलब इसकी तनन जो क्षमता होगी वह भी क्या होगी, उच्च होगी। इनका उच्च घननांक होता है। और इसके एग्जाम्पल सीधा आपको एग्जाम में पूछेगा लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल कौन सा है या नहीं है, तो नहीं कब बता सकते हो, जब है बताओ। तो एग्जाम्पल होगा पॉलीथीन और पॉलीएस्टर। इसे दूसरा जो है शाखीय श्रृंखला बहुलक, ब्रांच चैन पॉलीमर, इन बहुलकों में एकलक इकाइयाँ परस्पर जुड़ी रहती हैं और विभिन्न प्रकार की लंबाई की पार्श्व शाखा या शाखीय श्रृंखला निर्मित करती है। अर्थात ये जैसे ये मेन चैन है, मेन चैन के साइड में चैन निकली हुई है, ये शाखीय श्रृंखला का निर्माण कर रही है, और ये शाखीय श्रृंखलाओं का निर्माण के कारण जो होगा इसका घननांक और कवंधनांक क्या होगा, अपेक्षाकृत कम होगा, क्योंकि साइड जो चैन है अच्छे से संकुलित होने देगी नहीं। जैसे आप लीनियर पॉलीमर में क्या हो रहा था, एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला आपस में जुड़ रही थी, यहाँ अच्छे से जुड़ पाएगी नहीं। यह शाखीय श्रृंखला बहुलक अच्छी तरह से समाहित नहीं होते हैं, अतः इसको फैलाने की क्षमता और घननांक बिंदु रेखीय बहुलक से कम है। और इसके एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, पॉलीथीन, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। वेरी इंपॉर्टेंट ये दो एग्जाम्पल अपने को ध्यान रखने हैं। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन किसके एग्जाम्पल हैं, तो आपको बताना है शाखीय श्रृंखला बहुलक की। और थर्ड जो हमारा टाइप बांटा हुआ क्रॉस बंधित बहुलक, क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर, इन बहुलकों से एकलक क्रॉस बंधन तिर्यक बंध के द्वारा त्रिविम जालक बनाते हैं। ये जालक संरचना कठोर व भंगुर होती है, मतलब ये जो श्रृंखलाएं हैं एकलक जो आपको लीनियर जो संरचना दिख रही है उसमें क्या होता है, एक क्रॉस बंध जुड़ा होता है। क्रॉस बंध इतना मजबूत होता है कि आपस में इसको इतना मजबूत बनाए रखता है, एक पूरा क्रिस्टली स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और इसके कारण जो है ये कठोर होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मतलब अभी जो तो पढ़ाया आपको सीधा क्या पूछेगा, आपको डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आने वाली, आपको सीधा एग्जाम्पल पूछेगा, और उस एग्जाम्पल से आपको पता होना चाहिए ये एग्जाम्पल किसका है। तो मतलब नेचुरल पॉलीमर पढ़ा हमने, फिर सिंथेटिक पढ़ा, फिर सेमी सिंथेटिक पढ़ा, ये हमने उद्गम या स्रोत के आधार पर पढ़ा। और दूसरा जो हमने पढ़ा संरचना के आधार पर, आपने लीनियर पढ़ा, ब्रांच्ड पढ़ा और आपका क्रॉस लिंकेटेड पढ़ा। तो लीनियर का हमने पॉलीथीन पढ़ा था एग्जाम्पल, और पॉलीएस्टर पढ़ा था, जबकि क्रॉस लिंक्ड का कौन सा था, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। और क्रॉस लिंकेटेड जो कौन सा एग्जाम्पल है, बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। दोस्तों आज हमने इतना अच्छे से क्लासिफिकेशन किया, और नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।